हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मेंस जो एग्जाम के आंसर राइटिंग शुरू किए हैं। टॉपिक वाइज मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। मैप के आधार पे आंसर कैसे लिखा जाता है, डायग्राम के आधार पे कैसे लिखा जाता है और पॉइंट में आंसर कैसे लिखा जाता है, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके आंसर अच्छे नहीं होंगे। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमको आंसर लिख करके भेजेंगे तो आपका आंसर मैं चेक भी कर लूंगा और आपको मैं जो है वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन देता भी हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन लिख के लेके आना है। तो आप इसको फॉलो करिए। जब तक आप मेंस का जो है आंसर राइटिंग लिखना नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए जो है कोई फायदा नहीं है। प्री एग्जाम करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 5 हम करा रहे हैं। इसमें याद रखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज को बताऊंगा मैं। तो आज का जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट चल रहा है उसमें। और उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल इतिहास है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं पहली यूनिट के अंतर्गत। और कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो इतिहास स्पेशल है, मैंने इससे पहले जो क्लास आप लोगों को कराया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल उत्तर प्रदेश में, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जैसे बहुत सारे नगरों की जो सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, महत्व होते हैं, उनके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रयागराज, अयोध्या, मेरठ, या फिर जो है मथुरा, या फिर अयोध्या क्या कहते हैं, बनारस, ऐसे तमाम क्वेश्चन मैंने कराया है। तो सबका हमें याद रखना पड़ता है और उनको सीक्वेंस में कैसे लिखना है, डायग्राम के आधार पर। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्राचीन महाजनपद काल के महाजनपदों का जो है विस्तार से वर्णन करना है। तो देखा होगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद उत्तर भारत में थे, एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, अस्मक। लेकिन अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महाजनपदों की स्थिति कौन कौन थी और सबसे अधिक जो महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही थे। तो उनको लोकेट करके आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन आता है। तो पहले क्वेश्चन को समझो। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्राचीन महाजनपद काल के महाजनपदों का विस्तार से वर्णन करना है। इसका मतलब है कि 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख नहीं करना है, हमें बस उतने ही महाजनपद का उल्लेख करना जो हमारे उत्तर प्रदेश में थे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वही है। तो पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है और फिर उसका आंसर लिखने के लिए फिर हमें एक उत्तर का प्रारूप ऐसे पहले बना लेना होता है कि हमें आंसर में लिखना क्या है, किस सीक्वेंस में क्या क्या बताना है। तो उत्तर प्रदेश में महाजनपद, पहले भूमिका बताएंगे। तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे कि 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। और इन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में थे। उनकी अपनी अपनी राजधानियां थी, वहां पर उनके राजा थे। और वो महाजनपद के राजधानियां आज किसी न किसी रूप में आज भी जाना जाता है। जैसे सूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा उस समय था, मथुरा आज भी है। तो इस तरह से हमें बताना होगा। और भूमिका के बाद हम सीधे आएंगे और एक उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाएंगे। और मानचित्र बना करके पहले हम उत्तर प्रदेश में जितने भी महाजनपद थे पहले उनको हम दिखाएंगे। जब महाजनपद को हम दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के मैप के आधार पर, तो हमने एग्जामिनर को मैसेज दिया कि मुझे ज्योग्राफी भी आती है, मुझे हिस्ट्री भी आता है। तो इसलिए मैप का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना आपका जो आंसर होगा वो आकर्षक बनेगा। और जो लोग मैप नहीं बनाए होंगे और आप मैप बनाए होंगे, जाहिर सी बात है आपको कम से कम 2 से 3 नंबर बहुत ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो आंसर 3 तरह से आपको लिखना है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अपने हर आंसर में 3 चीजें कभी मत भूलिएगा। पहला, डायग्राम, डायग्राम का इस्तेमाल करिएगा। दूसरा, आंसर को पॉइंट में लिखिएगा। और तीसरा, जहां जरूरत पड़े वहां मैप बनाइएगा। ये 3 काम आपको करना ही करना है, तब आपके आंसर जो है बहुत अच्छा बनेगा। बात करते हैं अगर हम, अब यहाँ देखो भूमिका मैंने शुरू किया तो क्या लिखा है यहाँ कि अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद थे, जिनमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था और इसके 8 महाजनपद निम्नलिखित हैं। ये मैंने आपको भूमिका में मैंने बता दिया, भूमिका मैंने परिचय दे दिया कि इतने महाजनपद हमारे यहाँ थे। अब आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का मैप बन गया है। आप उत्तर प्रदेश का मैप 3-4 बार जब बनाना सीख जाएंगे तो आसानी से आपका उत्तर प्रदेश का मैप बनता रहेगा। तो आप पहले उत्तर प्रदेश का ऐसे ही मैप बना लेंगे और उत्तर प्रदेश का मैप बनाने के बाद आप पहले उस चीज को दिखाएंगे कि कौन सा महाजनपद कहां पे था।
जब आप उत्तर प्रदेश का मैप बना करके जनपद दिखाएंगे, तब एग्जामिनर को लगेगा ना कि इनको ये बात आती है और महाजनपद के लोकेशन होना जरूरी है। अब 8 महाजनपद कौन कौन थे, तो आपको पता होगा कि जो मेरठ और दिल्ली के आसपास था वो कुरु महाजनपद था और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। एक आपका सूरसेन आज आगरा और मथुरा के क्षेत्र में था, राजधानी उसकी जो है सूरसेन महाजनपद था, राजधानी उसकी मथुरा थी। एक चेंदी महाजनपद था, महिष्मती राजधानी थी। एक आपका जो है कौशाम्बी प्रयागराज के क्षेत्र में आपका वत्स राजधानी थी, कौशाम्बी राजधानी थी। आपका काशी की राजधानी वाराणसी, मल्ल की राजधानी आपका जो है पावापुरी थी, जो आपका आज गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में है। और अयोध्या, लखनऊ और आपका गोंडा के क्षेत्र में जो महाजनपद था वो आपका कौशल की राजधानी साकेत या अयोध्या थी। और एक आपका जो है पांचाल, तो पांचाल 2 भागों में बटा था, एक उत्तरी पांचाल और एक आपका दक्षिणी पांचाल, 2 भागों में बटा हुआ था। अगर हम आज की पहचान करें तो कामपिल्ले है। हमने पहले मैप बना देंगे, और मैप याद रखिएगा बहुत जरूरी है बनाना। हिस्ट्री में जहां जरूरत लगे वहां मैप बनाना ही बनाना है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि मैप आप 3-4 बार घर पे बनाइएगा। 3-4 बार बनाएंगे, गलत बनेगा, लेकिन घबराना मत। हम लोग क्या करते हैं, जैसे गलती हो जाती है हम अपनी गलती छुपाने के लिए मैप नहीं बनाते हैं, लेकिन नहीं, भारत का भी मैप बनाना जरूरी है, तभी आपका आंसर राइटिंग अच्छी होगी। और उत्तर प्रदेश का मैप भी बनाना जरूरी है, तभी उत्तर प्रदेश वाले पेपर में नंबर ज्यादा मिलता है, नहीं तो नंबर ज्यादा नहीं मिलता है। तो इस बात का हमें गौर करना है। अब हमने 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद को हमने दिखा दिया। अब सबके बारे में हमें विवरण दे देंगे तो हमारा आंसर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन की डिमांड भी वही है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको जो है या तो 150 शब्द में या तो 250 या 200 शब्द में लिखना होता है। अब आपको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित महाजनपद कौन कौन थे। हमने सबकी लोकेशन पहले बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक लोकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे एक महाजनपद है कौशल, ये अवध क्षेत्र में स्थित है। अब देखो मैंने आंसर पॉइंट में लिखा है, ये आंसर पॉइंट में क्यों लिखा मैंने, जिससे आपको लिखने में आसानी हो, एक ही बात को बार बार रिपीट ना हो और आपका आंसर अच्छा हो। तो राजधानी थी इसकी साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती राजधानी थी कौशल की। सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है, ये 3 लाइन आप लिख देंगे। और हम इसमें लाइन लिख सकते हैं कि बुद्ध के समय में यहाँ का राजा प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत यहाँ का राजा था। और कौशल के अधीन ही काशी थी और बिंबिसार था, उसके साथ इन्होंने अपनी बहन का विवाह भी किया था। ये सब चीजें हम बता सकते हैं वहां पर। इसके बाद काशी आता है, वर्तमान के वाराणसी के क्षेत्र में अवस्थित है। और इसकी राजधानी क्या थी, काशी राजधानी वाराणसी, जो वरुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित है। आज बनारस के क्षेत्र के आसपास कहते हैं, चंदौली का पूरा क्षेत्र है। प्राचीन काल में शिक्षा और शिल्प व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो आज भी शिल्प व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। उस समय भी शिक्षा और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था काशी, ये याद रखना है। फिर मल्ल वर्तमान गोरखपुर और आपका जो है देवरिया क्षेत्र में है। इसकी राजधानी पावापुरी और कुशीनगर थी। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखना मल्ल महाजनपद में ही बुद्ध की डेथ हुई थी। कुशीनगर क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, याद रखिएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना जरूरी है, अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। चेंदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में है। राजधानी इसकी सुक्तमती थी और प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था महाभारत काल का यहाँ का। इसके बाद अगला है वत्स, आधुनिक कौशाम्बी और प्रयागराज क्षेत्र में। राजधानी इसकी कौशाम्बी थी और आंध्र नगरीय स्थल कहा जाता था इसे। और ये जैन और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। अब जो भी आप लिखेंगे आप बिल्कुल पॉइंट में लिखेंगे। अब ऐसे पॉइंट में जब आप आंसर लिखेंगे तब आपका आंसर आकर्षक होता है और आप सारी बातें लिख देते हैं। फिर सूरसेन, राजधानी मथुरा, बुद्ध के काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, याद रखिएगा। इन सब चीजों को बारीकी से हमें लिखना पड़ता है आंसर में। और फिर कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में था। यहाँ के लोग प्राचीन काल में बुद्धि बल के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, ऐसा कहावत कही जाती थी। और एक महाजनपद है पांचाल, आधुनिक रोहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में। इसकी 2 राजधानी थी, काम्पिल और अहिछत्र। उत्तरी पांचाल राजधानी काम्पिल और दक्षिण की अहिछत्र थी। अब ये 8वां महाजनपद के बारे में आपने बता दिया, सबके पॉइंट के आपने परिचय दे दिया, और लास्ट में हम निष्कर्ष दे देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
तो इस आधार पर हमें अपना आंसर लिखना है, इस आधार पर अपना आंसर हमें बताना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एग्जाम वेब ऐप पर और हमारे जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मुझे आप मैसेज करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब ये चीज आप समझो कि इस तरह से आंसर लिखने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो डायग्राम, मैप और पॉइंट, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर काफी अच्छा होता जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब आप देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मौर्यकालीन वास्तुकला पर प्रकाश डाले। अब मौर्य कला का विस्तार यूपी में भी था, बिहार में भी था। तो मौर्यकालीन कला का अगर बात किया जाए, वास्तुकला की बात की जाए, तो वास्तुकला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही मुझे बताना है। पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेना है और क्वेश्चन को समझ के पहले हमें एक अपने दिमाग में या रफ पेज पे पहले एक खाका बना लेना है। ये उत्तर का प्रारूप कैसे हमारा होगा। तो उत्तर प्रदेश में मौर्यकालीन वास्तुकला को हम दो भागों में बांटेंगे, एक स्तूप के रूप में और एक स्तंभ के रूप में। यही दो प्रमाण हमें आज मिलता है। अब मौर्य काल की अगर वास्तुकला की बात करें तो मौर्य काल में वास्तुकला में क्या क्या बनाया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था, लेकिन यह राजप्रसाद जो था ये आज वर्तमान बिहार में है, तो इसका उल्लेख हम यहां नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और मौर्य काल की बात हो रही है। तो हमें अपने आंसर को उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखना है, ठीक है। दूसरा, वास्तुकला में की बात करें तो वास्तुकला में गुफाएं भी बनाई गई थी। अब भावनाओं में बह करके अशोककालीन गुफा का उल्लेख यहां मत करना, क्योंकि बराबर नागार्जुनी पहाड़, जो पहाड़ी में गुफाएं बनाई गई थी आजीवक संप्रदाय के लिए, वो बिहार में। और हमें क्वेश्चन बार बार हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश संदर्भ में लिखना है। तो हम ना राजप्रसाद का उल्लेख करेंगे ना हम गुफाओं का उल्लेख करेंगे। इस काल के जो स्तंभ उत्तर प्रदेश पाए गए और जो स्तूप उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं, हमें इनकी ही चर्चा करनी है, हमें इनके बारे में ही बताना है। इसके अलावा हमें और आगे नहीं बढ़ना है। जो हमारे उत्तर प्रदेश पाया जाता है उसको मैप के आधार पर दिखाएंगे भी हम, और मैप आंसर में हम आपको एक एक चीज बता के समझाएंगे। अब हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मौर्यकालीन वास्तुकला के दो ही साक्ष्य हमारे पास हैं। एक आपका स्तूप है। तो कौन कौन से स्तूप उत्तर प्रदेश में है मौर्य काल में? तो याद ना, प्रयागराज, पिपरहवा, कौशाम्बी और धमेक स्तूप। तो धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में पूरा हुआ था, लेकिन मौर्य काल में अशोक ने उसकी नींव रखी थी, बाद में उसको समुद्रगुप्त ने पूरा कराया था। तो हमने स्तूप का पहले विवरण यहाँ पे दे दिया शुरू में कि ये इतने स्तूप हमारे उत्तर प्रदेश में मौर्य काल से जुड़े हुए हैं। और स्तंभ लेख की बात करें तो मौर्य काल में कौन कौन से स्तंभ हैं? एक आपका सारनाथ लघु स्तंभ लेख, यह अशोक का है। और इसी से जो 4 शेर बने हैं वो हमारे राज चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया। मेरठ प्रयागराज बृहद स्तंभ लेख पाया गया है। अब ये मेरठ जो लेख था यही ले जाकर के फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की फिरोज शाह में लगवाया था। अब क्वेश्चन देखो, अगर हम मौर्यकालीन वास्तुकला की ओर जाएं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर सीमित रखें तो हमें स्तूप और स्तंभ की ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा नहीं करेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो पहले हमें क्वेश्चन की प्रकृति को समझना होगा, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हमें ध्यान से देखने की जरूरत पहले है। अब हम क्या करेंगे, वो एक उत्तर प्रदेश का पहले मैप बना दीजिएगा आप लोग, और उत्तर प्रदेश का मैप प्रैक्टिस आप करते रहिए। अब उत्तर प्रदेश के मैप को मैंने पहले बना दिया। अब मौर्य काल के कौन कौन से यहाँ पे साक्ष्य पाए गए, तो मेरठ स्तंभ, हमने मेरठ स्तंभ दिखा दिया, यहाँ पर कौशाम्बी स्तूप हमने दिखा दिया, प्रयागराज स्तंभ हमने दिखा दिया, अरोरा लघु शिलालेख मिर्जापुर में पाया गया है ये दिखा दिया मैंने, और सारनाथ स्तंभ लेख को दिखा दिया। पिपरहवा स्तूप सिद्धार्थनगर में है, मैंने ये दिखा दिया। अब मैंने सबका जब नाम लिख दिया तो हमने मैसेज क्या दिया कि मुझे ज्योग्राफी भी आती है और मुझे इतिहास भी आता है। हमने सबको पहले लोकेट कर दिया, अब लोकेट कर देंगे। अब जरा अपने आप से सोचो कि जब आप कोई आंसर लिखें, आप कोई
एग्जामिनर किसी कॉपी चेक करे और कोई डायग्राम मैप के आधार पर आंसर लिखा तो जाहिर सी बात नंबर ज्यादा देंगे। तो हमें आज के समय के इस क्वेश्चन की प्रकृति को समझना होगा। और देखा होगा मैं अधिकांश सारे क्वेश्चन में मैं मैप जरूर डालता हूँ, डायग्राम जरूर बनाता हूँ, उत्तर का प्रारूप पॉइंट में जरूर लिखवाता हूँ। यही लिखने की प्रवृत्ति आप देखेंगे, इसमें नंबर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और आपका समय बचेगा इससे। जब आप पैराग्राफ पे लिखते हैं तो बहुत समय लगता है लिखने में, और जब हम लिखने बैठते हैं आंसर तो 2-4 शब्द के बाद वो आंसर का वर्ड हमारे पास समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब पैराग्राफ में लिखते हैं, जब पॉइंट में लिखते हैं तो हम नया नया विकल्प सोचते हैं और नए विकल्प के अनुसार भी लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम यहाँ पे मैप बना करके, जो उत्तर प्रदेश में मौर्यकालीन वास्तुकला है पहले मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। और अब इस आधार पर जब आप आंसर लिखेंगे तो नंबर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन स्तूप की बात करें तो पिपरहवा, श्रावस्ती, वाराणसी, कुशीनगर, मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, कौशाम्बी से प्राप्त होने वाले प्रमाण ह्वेनसांग अपनी कृति में देता है। ह्वेनसांग कहता है कि जब मैं आया था तो उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक हमने स्तूप देखे थे और इन स्तूपों से बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न पक्षों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से स्तूप का एक हम मैप बना देंगे। अगर नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं है, इन स्तूप का मैप बनाना बहुत आसान है। हम इसको जो है इस तरह से मैप बना करके और स्तूप को दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका स्तूप, ठीक है। इसके ऊपर आपका जो है इस तरह से स्तूप आप बना देंगे और स्तूप बनाने के बाद आप इसको अच्छे से दिखा देंगे और यहाँ से इस तरह से स्तूप उस समय बनते थे, ठीक है। ये स्तूप का हो गया निशान। इस तरह से स्तूप बना के हम दिखाएंगे और वहां बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है और इस आधार पे हम जो है कि चीज को यहाँ दिखा सकते हैं। तो अगर स्तूप नहीं भी बना सकते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको ये सब चीजें बनाना, मंदिर बनाना, स्तूप बनाना, ये पिलर बनाना, ये सब आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको बना दिया। आगे बढ़ेंगे और मौर्यकालीन प्रमुख अभिलेख और स्तंभों की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली, मेरठ और प्रयागराज से प्राप्त होने वाले होते हैं जो तत्कालीन स्थिति का वर्णन करते हैं। ये अशोक का स्तंभ है। दूसरा, सारनाथ लघु स्तंभ लेख संघ भेद से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि जो भी संघ में विभेद डालने की कोशिश करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहना करके अलग कर दिया जाएगा। अर्थात अगर संघ में कोई फूट डालने का काम करता है तो अशोक ने उसको हिदायत दिया था कि उसको देश निकाला कर दिया जाएगा। तो संघ में फूट डालने का उल्लेख कहाँ मिलता है, सारनाथ लघु स्तंभ में। इस बात को वहां पे लाइन में लिखेंगे। हमने देखो यहाँ पर तुरंत जो है डायग्राम का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर, और सारनाथ स्तंभ लेख की विशेषताओं को मैंने बताया। जो सारनाथ स्तंभ लेख ये है, इसके ऊपर 32 तीली का, इसके यहाँ पर आपका जो है 24 तीली का ये उल्टा कमल है और इस पे 4 पशुओं का अंकन किया गया है। उन्हीं की विशेषताओं बताएंगे। तो वही, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है उस पेपर में, क्योंकि आपको स्पेस के साथ पेपर मिलता है, अलग से कॉपी नहीं मिलती है। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नीचे आपको लिखना होगा, उतना स्पेस देता ही है यूपीपीसीएस। तो करना क्या होगा कि सारनाथ स्तंभ लेख की क्या विशेषताएं हैं हम बताएंगे। तो एकाश्म पत्थर से निर्मित, मतलब एक ही पत्थर को काट के इसको बनाया गया है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया, दूसरी विशेषता। तीसरा, शक्ति का प्रतीक 4 सिंह मूर्ति है जो चारों दिशाओं में, इसका मतलब है कि उसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था, ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय का प्रतीक है हमारा ये, हमने उसको निशान लिया है इसका। और 24 तीलियों का चक्र है जो हमारे तिरंगा झंडे पर है, ये 24 तीली का है। और सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी, पशुओं का अंकन किया गया है इस पर। ये 4 पशुओं को याद रखिएगा, हिंदू धर्म अलग तरीके से व्याख्या करता है, बौद्ध धर्म अलग तरीके से व्याख्या करता है। कैसे करता है? सिंह का यहां मतलब हो गया कि बुद्ध का जो, ये अशोक का जो साम्राज्य था वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था, इसीलिए याद रखिएगा सिंह की आकृति का बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे। बैल, वृषभ अर्थात बुद्ध का ये राशि थी। घोड़ा, जब बुद्ध ने घर त्याग दिया था तो उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, तो घोड़ा से ही त्यागा था, तो घोड़ा उनके निशान था। और हाथी, उनकी माता, जब उनका जन्म होने वाला था तो माता ने स्वप्न में उन हाथी को देखा था, सफेद हाथी को। लेकिन इसी को जब हिंदू धर्म के लोग व्याख्या करते हैं, इतिहासकार के संदर्भ में देखा जाए तो कहते हैं सिंह दुर्गा,
बैलस्यु घोड़ा जो है आपका इंद्र का, जो घोड़ा सूर्य का, और इंद्र जो हाथी वो इंद्र का प्रतीक है। तो इस आधार में व्याख्या की जाती है, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगर स्पेस है तो लिख सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हमें इसकी विशेषता बतानी है, याद रखना। ये भी बता सकते हैं कि सारनाथ अष्टम लेख में जो 32 तीली लगाई गई है, 32 तीली का जो चक्र लगाया गया है ये इसके ऊपर था। तो 32 तीली का मतलब यहाँ यह था धर्म चक्र परिवर्तन था, क्योंकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पे दिया था। तो उसे इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो उसका उल्लेख हमें यहाँ पे मिलता है, हम इसके बारे में यहाँ पे बता देंगे। फिर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो है लघु अस्तंभ लेख सारनाथ और कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है अशोक का। सारनाथ स्तंभ लेख सिंह की आकृति को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, ये हम विशेषता बताएंगे। अब सारा देखो आंसर पॉइंट में लिखा हूं मैं, ये आपको मिल जाएगा हमारे जो है एग्जाम वेब पर, और हमारा जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सारनाथ में प्राप्त धमेक और चौखंडी स्तूप दोनों के निर्माण में ईंट और रोड़ी की बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। उसमें तो पत्थर ज्यादा हो नहीं था, तो ईंट और रोड़ी का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया था, बाद में उसमें पत्थर लगाया गया। मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था और दिल्ली फिरोज शाह कोटला में लगाया गया। बृहद स्तंभ लेख मेरठ और प्रयागराज से प्राप्त हुआ है, और उत्तर प्रदेश में अशोक के लघु शिलालेख अरोरा मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। तो अशोक के अभिलेख उत्तर प्रदेश में जहां मिले वो बता दिया मैंने। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बृहद स्तंभ लेख है ये मैंने बता दिया। लघु स्तंभ कौन से पाया गया, और जो है कौन सा जो है किसकी क्या स्तूप पाया गया, सबकी विशेषता मैंने बता दिया। अब ये आपका जो है 200 वर्ड में आपका आंसर हो गया, और आप इस तरह से पॉइंट में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अभी बाद में हम निष्कर्ष दे देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के आंसर हमें लिखने की जरूरत है। जब तक आप ऐसा आंसर नहीं लिखेंगे तो आप लोग डरिए मत। एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 3 बार गलती करेंगे, लेकिन गलती करिए। आप लोग गलती करेंगे तभी वो गलती सुधरती है। आप लोग डर जाते हैं और आंसर कोई लिखता नहीं है। आंसर लिखते भी हैं तो 2-4 दिन आंसर लिख करके छोड़ देते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होने के लिए हमें साल भर पढ़ना पड़ता है, और मैंने इसीलिए प्री का और मेंस दोनों का बैच शुरू किया हूँ। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं समर्पण बैच में। मैं मेंस की भी क्लास करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि प्री एग्जाम से पहले 5वां और 6ठा पेपर आपको करा दिया जाए एक बार, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि हमें पढ़ना कैसे है। और इससे आपका जब मेंस पढ़ते हैं तो आपका जीएस तैयार होता है, और प्री एग्जाम के लिए भी जीएस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में पाए गए प्रमुख अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत करिए। तो अशोक के कौन कौन से अभिलेख पाए गए, एक क्वेश्चन अलग बनता है। एक तो वास्तुकला का बन गया मौर्य काल में। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो है मौर्य कालीन कौन कौन से अभिलेख, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी राजा अभी तक हुए हैं उनके अभिलेख उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पाए गए हैं, तो अभिलेखों का उल्लेख करना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा के संबंध स्थापित किया। शासनादेश लिख दिया जाता था और वो किसी चौराहे पे लगा दिया जाता था। जो पढ़ता था उसको, जो भाषा जनता समझ सकती थी, उसी भाषा में वो पिलर लगाए जाते थे। उस पर लिखा जाता था पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल करते थे। तो उसको पढ़ के उसको फॉलो करना पड़ता। आज भी साइन बोर्ड वही काम करता है। आप किसी पार्क में जाते हो, लिखा होता है कि इस पार्क में ये नियम को फॉलो करना है, कुत्ता नहीं घुमाना है, गंदगी नहीं करनी है, पौधा नहीं तोड़ना। तो क्या वो भी शासनादेश होता है, और नीचे उस अधिकारी का आज्ञा लिखा पत्र, आज्ञा अनुसार होता है, अधिकारी का नाम लिखा होता है। तो वही काम अशोक ने किया था, लेकिन साइन बोर्ड ना कह के उसको पिलर में लगवाया था, और इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से अपना शासनादेश जारी किया था। तो उत्तर प्रदेश में अशोक के कौन कौन से अभिलेख हैं, हम इसकी अगर बात कर लें तो अशोक के अभिलेख लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में अहरौरा शिलालेख है। अगर कहा जाए लघु शिलालेखों की बात किया जाए अशोक के, तो अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या 18 है। कितना है, 18 है। और 18 कौन कौन से हैं ये मैं लगा दे रहा हूं, उसको देख के याद कर लीजिएगा। 18 लघु शिलालेख है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल एक पाया जाता है। तो हम अपने आंसर में केवल एक का उल्लेख करेंगे, बाकी किसी का उल्लेख नहीं करेंगे। दूसरा, बृहद स्तंभ लेख। जो बृहद स्तंभ लेख है उसकी संख्या 6 है। 7 स्थान पर पाया गया, 6 है, लेकिन
उत्तर प्रदेश में केवल मेरठ और प्रयागराज में लघु स्तंभ लेख पाया गया है, याद रखिएगा। और लघु स्तंभ लेख संख्या 5 है, लेकिन यूपी में केवल 2 है, सारनाथ और कौशाम्बी में है, बाकी 3 अलग अलग है। तो जो 5 लघु स्तंभ लेखों कौन कौन से लिस्ट में लगा दे रहा हूं, इसको देख के याद कर लीजिएगा वो लिस्ट कौन कौन से है। और बृहद स्तंभ लेख की संख्या कितनी है वो भी मैं लिस्ट लगा दे रहा हूं, वो भी देख के याद कर लीजिएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूपी में अशोक के स्तंभ, हमें अर्थात यूपी में सीमित होना है अपने आप को, हमें अपने आंसर को फैलाना नहीं है। अब क्वेश्चन की प्रकृति को समझो कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश में केवल 1 है मिर्जापुर, जबकि 18 है टोटल, तो वही आपने देखा होगा। बृहद स्तंभ लेख 6 हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल 2 मेरठ और प्रयागराज में। और लघु स्तंभ लेख 5 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 2 है, सारनाथ और कौशाम्बी में। तो इस तरह से आंसर हमें अपना लिखना है। हमने पहले इसको बता दिया, एक डायग्राम के आधार पर मैंने पहले बता दिया कि अशोक के कौन कौन से लघु शिलालेख हैं, कौन से बृहद स्तंभ लेख हैं और कौन से लघु स्तंभ लेख हैं। पहले मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया, बता दिया। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो अशोक के अभिलेखों का एक मैप बना देंगे यहाँ पर। अब ये दिमाग में बहुत बच्चों के नहीं आता है, वो झटके में जब आंसर लिख के निकल जाते हैं तो बाद में याद आता है कि अरे हमसे छूट गया, मैप हमने नहीं बना पाया। तो वो हमें अपने जब घर में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें मैप बनाना वहां पड़ता है, हम आदत डालते हैं। और जैसे जब हम आदत डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो नेचर हो जाएगा आंसर लिखने का, आप हमेशा कोशिश करोगे कि हम डायग्राम और मैप के आधार पर ही लिखूं। अब मैप के आधार पर जाएंगे तो अशोक के पहले हम अभिलेखों को, शिलालेखों को दिखाएंगे। तो मेरठ में बृहद स्तंभ है, आपका सारनाथ में लघु स्तंभ लेख है, बृहद स्तंभ प्रयागराज में है, कौशाम्बी में लघु स्तंभ है और अहरौरा शिलालेख मिर्जापुर में है। पहले मैप पे मैंने इसको दिखा दिया। अब मैप पे ये दिखा दूंगा जब, तो एक जानवर के लिए भी आसान हो गया, हमारे लिए भी आसान हो गया, बनाना समझाना उसको समझना आसान हो जाएगा। तो मैप का इस्तेमाल कभी मत भूलिएगा कि मैप का इस्तेमाल नहीं करना है, करना है, खोजना है अपने आप को आदत डालना है कि मैप हम कहाँ डाल सकते हैं, हम अपना आंसर कितना आकर्षक बना सकते हैं जिससे हमें नंबर ज्यादा मिले। आगे बढ़ते हैं। अब लघु शिलालेख के हम विवरण दे देंगे। तो अहरौरा लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भंडारी देवी के पहाड़ से मिला है, इतना बता देंगे, बात काम खत्म। बृहद स्तंभ लेख अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रयागराज और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज स्तंभ लेख पर अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर के अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। अकबर का भी मिलता है, उसी एक ही पिलर पर सबके अभिलेख पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। इस तरह से हमें अपना आंसर लिखना है। लघु स्तंभ लेख की बात करें तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन पर होती थी उसे लघु स्तंभ लेख कहते हैं। तो राजकीय घोषणाओं का उल्लेख अशोक ने कहा किया था, अपने लघु स्तंभ लेख पर किया था। कौशाम्बी स्तंभ लेख में अशोक की रानी करुआकी के दान पुण्य का उल्लेख है। तो अशोक की पत्नी करुआकी थी, उसका उल्लेख मिलता है कौशाम्बी स्तंभ लेख पर, इसलिए कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का भी अभिलेख कहते हैं। पीटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सारनाथ लघु स्तंभ लेख संघ भेद से संबंधित, मैंने बताया संघ भेद को रोकता है, जिसमें कहा गया है कि जो भी संघ में विभेद डालेगा, कोशिश करेगा, उसे सफेद वस्त्र पहना करके अलग कर दिया जाएगा। निष्कर्ष हम दे देंगे। इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा कि अशोक के जो स्तंभ लेख कहाँ पाए जाते हैं, लघु पाए जाते हैं, और आपका जो है लघु शिलालेख कहाँ पाया जाता है। इस आधार पर हम क्वेश्चन जब लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश के पैसिफिक हमें वहां पे आना पड़ता है, तब हमारा जाकर के वो आंसर पूरा होता है। अब इस तरह से हमें जो है चीजों को लिखना है। अब मैंने पॉइंट में लिखा, हमने सारी बातों को बता दिया एग्जामिनर को। इसी बात को अगर हम पैराग्राफ पे लिखते हैं तो कभी कभी एक वही बात क्या हो जाती है, रिपीट होने लगती है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उस पर हमें ध्यान देना है कि हमें इस तरह से लिखना है कि हमारा क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन वास्तुकला की व्याख्या करें। अब अगला क्वेश्चन इतिहास का आ गया, हम गुप्त काल की ओर आगे बढ़ गए। तो गुप्त काल में कौन कौन से ऐसे वास्तुकला के क्षेत्र थे जो यूपी में पाया गया। तो अब यहाँ गुप्तकालीन वास्तुकला लिखा गया, मैंने पहले डायग्राम बना दिया। यहाँ पर डायग्राम बना के पहले मैंने चीजों को बताऊंगा यहाँ पर, और बताने के बाद फिर मैं बनाऊंगा। अब गौर करना, गुप्त काल में ही पहली बार भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। गुप्त काल में गुफाएं भी बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, मध्य प्रदेश पाई जाती है।
गुप्त काल में मंदिर बने, तो जो मंदिर हमारे यहाँ पाए गए यूपी में वो तो हम उल्लेख करेंगे, उनको दिखाएंगे मैप में। गुप्त काल में स्तूप भी बनाए गए, तो स्तूप, धमे का स्तूप बना, वो भी हम दिखाएंगे। तो जो हमारे यूपी में बना है उनको जरूर दिखाएंगे। और गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में हर क्षेत्र में विकास देखने को मिलता, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे आपका जो है विज्ञान हो, चाहे तकनीक हो, हमें सबके क्षेत्र में यहाँ उन्नति देखने को मिलती है। अब डायग्राम के माध्यम से गुप्तकालीन वास्तुकला मैंने लिख दिया। धमेक स्तूप वाराणसी में, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पाई जाती है। मंदिरों की पंचायत शैली का विकास किया गया था गुप्त काल में। पंचायत शैली ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, बीच में एक मुख्य मंदिर होता था किसी मुख्य देवता का, और चार दिशाओं में चार और मंदिर बनते थे, तो टोटल मंदिरों की संख्या 5 हो जाती थी। इसे पंचायत शैली कहते थे। तो नागर शैली के मंदिर गुप्त काल के राजाओं ने बनवाया था, जो पंचायतन शैली बने थे। एक साथ 5 मंदिर का कॉम्प्लेक्स था। शिलालेख की बात करें तो मथुरा गढ़वा भीतरी स्तंभ लेख ये पाया गया है शिलालेख, ये गुप्त काल का है। भीतर गांव का जो मंदिर है कानपुर में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में, और भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल में हुई। पहले मैंने डायग्राम के माध्यम से बेसिक चीजें मैंने पहले एग्जामिनर को बता दिया। अब इस तरह से जब आप आंसर लिखते हैं डायग्राम के माध्यम से, तो आपने कम शब्दों में अधिक बात बता दिया उनको। अब हम इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन वास्तुकला के मानचित्र बना करके पहले हम दिखाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में वास्तुकला में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के वास्तुकला में क्या पाया जाता है। तो कानपुर में भीतर गांव का शिव मंदिर, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, नचना कुठार का मंदिर बनाया गया, एरन का पार्वती मंदिर बनाया गया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, वो एमपी में पाया जाता है। हमें केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहना है। तो भीतर गांव का शिव मंदिर कानपुर में, काहोम मंदिर देवरिया में भी गुप्त काल का है। भीतरी स्तंभ स्तंभ गाजीपुर में पाया जाता है। धमेक स्तूप वाराणसी में, प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब मैंने पूरा मैप के आधार पर मैंने दिखा दिया, तो अब आप मुझे बताओ कि ये आदत अच्छी है कि नहीं। मैप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आंसर आपका जो है अच्छा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है, जरा भी इसमें गलती नहीं करनी है। अब आप इस आधार पर नोट्स तैयार कर लेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा, हमारा सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप डेली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली लिखना है आपको इस आधार पे, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है गुप्तकालीन वास्तुकला की विशेषताएं। अब मैंने विशेषताओं को पॉइंट में लिखूंगा, तो सारी बातों को मैं यहाँ पे समावेश कर दूंगा और सारी बातें आपको आ जाएंगी। तो पहले लिखा है कि भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल में, मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का विकास हुआ था। ये मुख्य रूप से मंदिर की चारों दिशाओं में 4 लघु मंदिरों का उल्लेख है, ये मैंने बता दिया। मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। पत्थर ईंटों का अद्वितीय उपयोग देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिलता है। भीतर गांव के मंदिर में इसका उल्लेख मिलता है। धमेक स्तूप की नींव अशोक के समय में रखी गई थी, लेकिन इसका विकास जो है गुप्त काल में हुआ। काहोम मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यहाँ 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, ये बता दिया मैंने। प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति चप्पू शैली का प्रयोग किया गया, हर्षेर द्वारा समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। भीतरी स्तंभ गाजीपुर में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों के प्रथम आक्रमण विफलता का उल्लेख मिलता है। ये बातें मुझे बतानी पड़ेगी वहां। गुप्त शासकों के स्तंभ शीर्ष पर विष्णु के वाहक गरुड़ या सिंह की प्रतिमा का उत्कीर्ण होता है। गरुड़ की प्रतिमा ज्यादा पाई गई क्योंकि उनका राज चिन्ह था। और ऊंचे चबूतरे पर स्तंभ युक्त मंडप और ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया, और सारे मंदिर नागर शैली में बनाए गए। इस बात की हम चर्चा यहाँ करेंगे, तब हमारा आंसर क्या होगा, पूरा हो जाएगा। और लास्ट में हम निष्कर्ष दे देंगे 10 शब्दों का, हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। तो आप लोग पॉइंट में आंसर लिखेंगे, डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, और एक गलती और आप लोगों को नहीं करनी है, मात्रात्मक गलती हिंदी मीडियम बहुत ज्यादा होती है। जैसे जब हम में लिखते हैं तो में के साथ साथ आप पॉइंट लगाते हैं, ऐसे बहुत लोग पॉइंट नहीं लगाते हैं। आप कभी यूपीपीसीएस का कॉपी निकलवा के दिखेगा अपनी, तो एक एक अगर मात्रात्मक गलती है तो मात्रात्मक गलती में से गोला लगा देते हैं, जो गलती होगी उस गलती पे से गोला लगा देते हैं। इसका मतलब है कि एक एक लाइन पढ़ा जाता है, क्योंकि आपको अधिकारी बनाना है उनको, आप बीए एमए का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो एक एक लाइन पढ़ते हैं वो लोग। इसलिए
देखा होगा कि जब लोग आंसर लिखते तो ये भी कहते हैं कि जो अच्छी बातें लिखो उसको अंडरलाइन कर दो, ऐसे जिससे एग्जामिनर का ध्यान वहां पे जाए। तो आपको अंडरलाइन भी करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आंसर लिखने के लिए कुछ चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपका आंसर इतना अच्छा हो कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, नंबर आपको मिले, क्योंकि मेंस के नंबर के आधार पर ही आपको सिलेक्शन होना है। तो क्यों ना उसको हमें बहुत डिटेल में अच्छी चीजों को समझा जाए और जाना जाए। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र के महत्व और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बुंदेलखंड है कहाँ पे, पहले ये बताना पड़ेगा। तो बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट शामिल है। इसका प्राचीन नाम जिजाग भुक्ति था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चेंदी महाजनपद इसी क्षेत्र में अवस्थित था। ये मैंने भूमिका बता दिया। अब बुंदेलखंड क्षेत्र की पहले पहचान करनी भी तो पड़ेगी, बुंदेलखंड कहाँ पर है। तो पहले मुझे मैप पे बुंदेलखंड को दिखाना भी पड़ेगा। यहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है, और ये क्षेत्र जो है, अगर कहा जाए तो भौतिक रूप से, अब बुंदेलखंड क्षेत्र की वास्तुकला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बुंदेलखंड का पहले मैप बना दिया पूरा। अब ये बुंदेलखंड, ये पूरा बुंदेलखंड कहलाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में वास्तुकला क्या क्या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। तो झांसी का किला यहाँ पर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कानपुर में है। कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग, कालिंजर में नीलकंठ मंदिर, सूर्य मंदिर है, यहीं पर स्थित है। ये मैंने पहले मैप पे दिखा दिया। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मुझे जरा बताओ मुझे कि इस तरह के अगर आंसर आ जाए तो पहले हमें इन चीजों को दिखाना होगा, और ये आसान नहीं है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। हमें कंटेंट को पहले पढ़ना पड़ेगा। बुंदेलखंड में आज मान लो हमने बुंदेलखंड के बारे में बताया, कल हो सकता है क्वेश्चन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आ जाए, हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है कि अवध के क्षेत्र का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति तो कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि सिलेबस में सीधा सीधा सिंपल जुड़ा हुआ है। तो हमने अवध, ये बुंदेलखंड को क्यों पकड़ा, कि बुंदेलखंड का क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर जाके देखेंगे तो बुंदेलखंड का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमें इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। अब बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ ख्याल नृत्य, राई नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है। लोकगीतों की समृद्ध परंपरा वीर रस युक्त है। यहाँ आल्हा उदल के प्रसिद्ध लोकगीत उपलब्ध है। खजुराहो, कालिंजर दुर्ग, काल भैरव मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पर है। बुंदेलखंड की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। इसमें आर्य और अनार्य दोनों की संस्कृतियों के जीवन के हमें समन्वय मिलते हैं। ओरछा का राम राजा मंदिर, सोनगिरी का मंदिर जैन मंदिर, कालिंजर में नीलकंठ मंदिर आदि बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण मंदिर है। चित्रकूट में भगवान राम के वनवास काल से संबंधित शैल शिखर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, मिलते हैं। हमने इसको बता दिया। अब जब तक वे नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसा नहीं लिख सकते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यही ललितपुर में है। पन्ना जिले में नचना कुठार का पार्वती मंदिर इसी क्षेत्र में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। अब बुंदेलखंड की सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विशेषताओं की बात किया जाएगा तो उसमें सामाजिक विशेषताएं आ जाएगी। हिंदी और मराठी के बीच एक मिश्रण है। बुंदेलखंड में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू जैन सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। अब बुंदेलखंड में पानी की कमी भी एक गंभीर समस्या है, जो कृषि और जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में जाना जाता है। अब हो सकता है कि जब आगे जाओगे, आप क्वेश्चन हल करोगे, तो बुंदेलखंड की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। बुंदेलखंड में जाति व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ापन क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, जब भूगोल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे हम उसको। बुंदेलखंड में वनस्पतियों की क्या है, मिट्टी कौन पाई जाती है, तो उन सबके बारे में हमें जानना होगा। हमें सांस्कृतिक इतिहास जोड़ के क्वेश्चन मैंने बताया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है। तो आज की क्लास में हम लोग यही तक करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नई क्लास के साथ। तो आप लोगों को आंसर कौन सा लिखना है मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख के हमें भेजिएगा, मैं चेक करूंगा और आपको बता दूंगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी पे आप हमें जो है मैसेज कर दीजिएगा, कॉपी आप अपनी पेस्ट मतलब भेज दीजिएगा, पीडीएफ मैं चेक करके आपको बता दूंगा। कोई इसका चार्ज नहीं है, लेकिन हमारा जो कोर्स चल रहा है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारा जो है नोट्स मिल जाएगा।
प्री और मेंस दोनों क्लास चल रही है, समर्पण बैच चला, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और सारा नोट्स आपको भी वहाँ पे सारा मिल जाएगा, पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, डायग्राम के आधार पे मिल जाएगा, सारा बना बनाया नोट्स आपको मिल जाएगा। तो कम पैसे में है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, तो देख लीजिएगा इसमें। और क्वेश्चन आप लोग लिख के लाइएगा कि मौर्यकालीन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मौर्यकालीन वास्तुकला और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गुप्तकालीन वास्तुकला की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लिखिएगा, लेकिन पहले एक बार पढ़ लीजिएगा और मैप अपने से बनाइएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।